गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे बेटा आप सब लोग? चलिए, मैं डॉक्टर राजेश टोकरे अगेन आपका इस लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, कल के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया था, जिसमें हमने लेक ओपेरॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी किया था। आई होप आपने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा, वीडियो को देखा होगा और आपने इसी के बेस पर पी वाई क्यूज जो है सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए, ये आपके लिए बेहतर रहा होगा। आज जो है हम ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो लेक ओपेरॉन हमने स्टडी किया है, उसी से बेस पर जो है आज हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जेनेटिक कोड जो है वो बेटा क्या है, किस टाइप से इनका जो है यूज होता है, जेनेटिक कोड प्रोटीन सिंथेसिस में किस टाइप से हेल्प होता है, ताकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको एक अच्छी तरीके से रन करवाया जाए। तो ये जेनेटिक कोड का क्या कंसेप्ट है, किसने दिया है, किस लिए हेल्पफुल है, तो इन सारी सब चीजों को हम क्या करने वाले बेटा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और इसके बेस पर जो है आप वो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो चलिए, अभी तक हमने जो है बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया है। तो हमने अभी तक सेंट्रल डोग्मा में ये देखा था कि जो डीएनए होता है और डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है, जिसको हमने क्या कहा था, जीन कहा था। तो डीएनए का क्या बनता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसका क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो ये क्या है, एमआरएनए है। और इस एमआरएनए का पर्टिकुलर क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। और ये प्रोटीन क्या करेगा, ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा जो भी इसका टारगेट है, या ये क्या करेगा, स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना और उस प्रोटीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन करना, ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट होता है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, वो नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन होती है, पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें छुपी हुई है। लेकिन ये डीएनए जो है अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो दो स्ट्रैंड में से किसी एक का एमआरएनए बनता है और उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और उसी टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होगा बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो कोडोन के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी, कोडोन के फॉर्म में होगी। तो अभी हम केवल देख रहे हैं एमआरएनए बनेगा डीएनए से और जिससे प्रोटीन बनेगा। और ये प्रोटीन क्या है बेटा, एक लॉन्ग चेन है किसकी, अमीनो एसिड की। ये प्रोटीन क्या है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है तो पर्टिकुलरली इस प्रोसेस में क्या होगा, अमीनो एसिड का जो है वो किस तरह से कोड किया जाता है, क्या इंफॉर्मेशन होती है, उन कोड के बारे में हमको देखना है। तो जनरली ये हम सब देख चुके हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक की नहीं। प्रोकैरियोटिक में तो डीएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये डीएनए कहां पर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी डीएनए का क्या होता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और इसी डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है, एमआरएनए बनेगा। और ये एमआरएनए के अंदर क्या होगा, इस एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां पर राइबोसोम होंगे। और उस राइबोसोम की हेल्प से क्या किया जाएगा बेटा, प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाएगा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा या आपको पता होगा। अब ये मैसेज जो है, ये एमआरएनए जो है, ये एमआरएनए दिन क्या करेंगे, डिकोडेड किए जाएंगे और इससे क्या बनाया जाएगा, प्रोटीन बनाया जाएगा। क्योंकि ये जो कोडोन होते हैं डिकोडेड फॉर्म में होते हैं, ये पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड के लिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड होते हैं और ये 20 अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो किस टाइप से ये 20 अमीनो एसिड का कोडिंग की जाती है, इन चीजों को हमको देखना है। तो जनरली आज हमने क्या देखा है, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो इस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, उन्हीं का इंफॉर्मेशन एमआरएनए के फॉर्म में होता है। बस ये याद रखना है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए में क्या होगा, डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। जबकि आरएनए के अंदर बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पर क्या होगा, ये 4 न्यूक्लियोटाइड होंगे, ये 4 नाइट्रोजनस बेस होंगे। बस इतना ही डीएनए और आरएनए में अंतर है, जो हम ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये डीएनए है, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये जीन है। और इस जीन का ये क्या है, ये जीन है। ये क्या है पर्टिकुलर, ये क्या है, ये जीन है।
और इस जीन का क्या बन रहा है, mRNA बन रहा है। तो आप देख रहे हैं इस जीन के अंदर नाइट्रोजीनस बेस है, ये नाइट्रोजीनस बेस है, ये 3rd डेज एंड है, तो ये 5 डेज है, और यदि ये 5 डेज ये 3 डेज है तो ये उसका क्या होगा बेटा, 5 डेज होगा। और इन दोनों में से किसी एक टेम्पलेट कंसीडर किया जाएगा। तो इन दो में से किसी एक को एक टेम्पलेट कंसीडर किया जाएगा जिसका क्या बनेगा, mRNA बनेगा। और mRNA हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, ये आपको पता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से इस स्ट्रैंड को क्या माना गया है, टेम्पलेट माना गया है। क्या माना गया है, टेम्पलेट माना गया है। और इस डीएनए का क्या कर दिया जा रहा है, सीक्वेंस में ट्रांसक्रिप्शन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन किया जा रहा है। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो गुआनाइन है, ये साइटोसिन है, उसके साथ में क्या ऐड किया गया, गुआनाइन। गुआनाइन के साथ में साइटोसिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ गुआनाइन, एडेनिन के साथ में यूरेसिल। तो यहां पर नोट करने की बात क्या है कि जहां जहां पर एडेनिन है वहां पर थाइमिन नहीं आएगा बेटा। आरएनए में कभी भी थाइमिन का यूटिलाइज नहीं होता है। आरएनए में हमेशा थाइमिन की जगह पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। तो एडेनिन की जगह थाइमिन की जगह क्या होगा बेटा, यूरेसिल होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस है, उन्हीं का क्या किया कर दिया जा रहा है, कन्वर्जन किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब यहां पर ये नाइट्रोजिनस जो बेस है, ये नाइट्रोजिनस बेस जो है, ये पर्टिकुलर क्या करती है, ये कोडोन का फॉर्मेशन करता है। ये कोड कहलाते हैं, ये कोड कहलाते हैं, एक कोड कहलाते हैं। कोड का मतलब ये हो गया कि बेटा जैसे एटीएम जो मशीन होती है उसमें से मनी को विड्रॉल करने के लिए हम पासवर्ड ऐड करते हैं, तो तभी जाके एटीएम से क्या होता है बेटा, विड्रॉल होता है। तो वैसे यहां पर जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए के अंदर नाइट्रोजिनस बेस है। तो इन नाइट्रोजिनस बेस का पर्टिकुलर कोडोन होता है, वो 3 कोडोन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, 3 कोडोन नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड के बेस में होगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन और ये 3 का कॉम्बिनेशन। तो ये पर्टिकुलर कोडोन है जो पर्टिकुलर क्या करते हैं, किसी एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। और कैसे कोड करते हैं हम इसको आप 1 बाय 1 प्रोसेस में समझने वाले। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे सीक्वेंस में क्या दिख रहा है, नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं। और इनसे क्या बना, एमआरएनए बना। इस एमआरएनए का क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। और ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन के बाद क्या बनेगा, इस कोड से ये प्रोटीन बना, इस कोडोन से ये प्रोटीन बना। तो इस टाइप से हमारे पास प्रोटीन नहीं बेटा, इस कोड से क्या बना, एमिनो एसिड बना। तो हर कोडोन जो है वो पर्टिकुलर किसी एमिनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो ये क्या हो गया, एक तरह का पॉलीपेप्टाइड बन गया। ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड बन गया। या आप बोल सकते हैं, ये प्रोटीन बन गया। इसका मतलब ये है कि इट इज मेड ऑफ, क्या है बेटा, ये चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो क्या आपको ये बात पता चली कि प्रोटीन इज अ मेड ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड को कोड कौन करता है, एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट कोडोन्स होते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाएगी बेटा, कोडोन कहलाएगी। और एक कोडोन से केवल एक एमिनो एसिड को कोड करता किया जा रहा है, लेकिन एक से ज्यादा भी होता है। लेकिन अभी हम इन बातों पर फोकस नहीं करते, हम इसको और स्टेप बाय स्टेप मैनर में क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। तो अभी तक यहां तक का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना। अब इसमें ये कोडोन का मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए जो हमने अभी देखा, ये देखिए, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है बेटा। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो एमआरएनए के अंदर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। और एक कोडोन पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करता है बेटा, कोड करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हम कोडोन कहते हैं। तो यहां पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन एमआरएनए दैट डिटरमाइन अमीनो एसिड सीक्वेंस। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड से बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। और अमाइनो एसिड को कोड कौन करता है, एमआरएनए के अंदर प्रेजेंट 3 नाइट्रोजनस बेस का कोडन होता है, वो इस अमाइनो एसिड को क्या करेगा बेटा, कोड करेगा। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया। तो प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको कोड करने वाला कौन है, ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिन्हीं को हम क्या कहेंगे बेटा, जेनेटिक कोड कहेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल जो है 20 अमाइनो एसिड होते हैं। और ये 20 अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोटीन बनते हैं ये 20 अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई। तो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस का इंफॉर्मेशन
एमआरएनए में आया, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, 3 न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप क्या कहलाएगा, एक कोडोन कहलाएगा। ये कोडोन किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है और ये अमीनो एसिड की चेन बनती चली जाएगी जिससे प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए में जो कोड जो होते हैं नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड के बेस में होते हैं उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 20 अमाइनो एसिड जो होते हैं जो प्रोटीन को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी क्या मैं बता रहा हूं कि ईच अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफाई होता है बेटा। हर एक अमाइनो एसिड जो है 20 अमाइनो एसिड अलग अलग तरह के हैं और हर एक का स्पेशल है। जैसे दुनिया में कई तरह के लोग हैं लेकिन मैं जैसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं हो पाएगा, या आप हो तो आपके जैसा कोई नहीं होगा, होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लेकिन आपके जैसे कैरेक्टर वाला कोई नहीं होगा। तो वैसे वैसे 20 अमाइनो एसिड हैं, तो 20 अमाइनो एसिड में से हर एक अमाइनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, सीक्वेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और कोडेड बाय थ्री न्यूक्लियोटाइड जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपलेट कहेंगे। और इसी ट्रिपलेट को हम क्या कहेंगे, कोडोन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है, इसीलिए इसको जेनेटिक कोड कहा। तो क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया जेनेटिक कोड का कंसेप्ट, क्या आपको जेनेटिक कोड का कंसेप्ट समझ में आया? तो ये जेनेटिक कोड जो होता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये एमआरएनए को बनाते हैं और इससे एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का कोड होता है जिससे प्रोटीन बनता है। बेटा इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में यदि चेंज हो जाए, इस जेनेटिक कोड में यदि चेंजेस हो जाए तो बनने वाला प्रोटीन बेटा क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और इसके कारण ऑर्गेनिज्म के अंदर कई तरह के म्यूटेशंस हो सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि क्या हो जाए, चेंजेस इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड, जो हमने अभी जो डीएनए देखा है, इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए, पर्टिकुलर किसी भी नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो जाए, तो एमआरएनए की सीक्वेंस भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो अमाइनो एसिड है वो भी चेंज हो जाएगा, तो जिससे बनने वाला प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि चेंज इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लीड टू चेंज इन एमआरएनए सीक्वेंस। बेटा ये देख समझ में आ रहा है आपको कि डीएनए में यदि कहीं पर भी एक नाइट्रोजनस बेस में भी चेंज हो गया तो एमआरएनए के अंदर भी चेंज हो जाएगा। और यदि एमआरएनए के अंदर चेंज हो गया तो चेंज इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन अल्सो। ये बात आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि यदि डीएनए के अंदर कोई भी चेंज हुआ तो एमआरएनए के अंदर भी होगा, और एमआरएनए के अंदर जो कोडोन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है अमाइनो एसिड को कोड करने की, वो भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जिसके कारण क्या होगा, जो अमाइनो एसिड का रिक्रूटमेंट होना था वो अब नहीं हो पाएगा, उसके कारण म्यूटेशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा है, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस भी समझी थी जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ही हमने क्या कहा था, ट्रांसलेशन कहा था। क्या कहा था, ट्रांसलेशन कहा था। तो एमआरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होंगे, एमआरएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेस होंगे। ये गुआनाइन है, यूरेसिल है, एडेनिन है और साइटोसिन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो आप सोचिए हमारी बॉडी में कितने अमाइनो एसिड हैं, 20 अमाइनो एसिड है। तो क्या ये 4 नाइट्रोजन बेस इस 20 अमाइनो एसिड को कोड कर पाएंगे? सपोज समझते हैं कि जी कोड फॉर फर्स्ट अमाइनो एसिड। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड को कोड किया किसने, गुआनाइन ने। यूरेसिल ने कोड किया सेकंड अमाइनो एसिड। एडेनिन ने कोड किया थर्ड अमाइनो एसिड। और साइटोसिन ने कोड किया फोर्थ अमाइनो एसिड। तो अभी हर एक नाइट्रोजन बेस ने, न्यूक्लियोटाइड ने एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड किया। तो अभी हमको पता है कि टोटल कितने अमाइनो एसिड बने, टोटल कितने प्रोटीन बनेंगे, वो अमाइनो एसिड बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 अमाइनो एसिड बनेंगे। टोटल कितने अमाइनो एसिड बने, 4 बने। जबकि हमारे पास कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है। तो क्या 20 अमाइनो एसिड है, तो क्या हमारे पास इनमें से माइनस कर दिया जाए इन 4 को, तो क्या हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड, 20 अमाइनो एसिड है। इसमें से 4 अमाइनो एसिड को माइनस कर दिया जाए तो अभी भी कितने, 16 अमाइनो एसिड की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या 20 अमाइनो एसिड को कोड किया जा सकता है, क्या 20 अमाइनो एसिड को कोड किया जा सकता है क्या इन 4 के बेस पर, सिंगल वन यदि है तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये चारों के चारों कैसे हैं, सिंगल है। तो इस टाइप से क्या होगा
केवल 4 ही टाइप के अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इनका डबलिंग कर दिया जाए, इसका मतलब आप क्या कर दिया जाए, इनका डबलिंग कर दिया जाए, इसका मतलब हम इनसे क्या करवा सकते हैं, डबल कॉम्बिनेशन बनाकर भी हम नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन बनाकर, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर हम क्या कर सकते हैं, इनसे एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेस को कोट करवा सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 4 इंटू 4 इंटू 16 होगा। तो यहां पर मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इन चारों को दो दो बार लिख दूं तो मेरे पास नंबर अमाइनो एसिड जो 4 बन रहे थे अब वो डबल कंडीशन में आ गए हैं। मतलब गुआनाइन जो है ये 2 बार हो जाए, यूरेसिल जो है वो 2 बार हो जाए, एडेनिन जो है वो 2 बार हो जाए। यहां पर साइटोसिन को मैं भी 2 बार लिख दूं। अब इस गुआनाइन को मैं यूरेसिल के साथ लिख दूं, इस टाइप से गुआनाइन को मैं एडेनिन के साथ लिख दूं, गुआनाइन को मैं अब साइटोसिन के साथ लिख दूं। अब इस यूरेसिल को मैं गुआनाइन के साथ लिख दूं, इस यूरेसिल को मैं एडेनिन के साथ लिख दूं, इस यूरेसिल को मैं साइटोसिन के साथ लिख दूं। अब इस एडेनिन को मैं गुआनाइन के साथ लिख दूं, इस एडेनिन को मैं यूरेसिल के साथ लिख दूं, एडेनिन को मैं साइटोसिन के साथ लिख दूं, और इस साइटोसिन को मैं अब किसके साथ लिख रहा हूं, गुआनाइन, साइटोसिन को अब यूरेसिल और साइटोसिन को अब एडेनिन। तो इस टाइप से मेरे पास 16 अलग अलग टाइप के पेयर बन जाएंगे जो पर्टिकुलर एक से लेकर लास्ट 16 तक के अमीनो एसिड को कोट करेंगे। कितने अमीनो एसिड को कोट करेंगे, 16 अमीनो एसिड को कोट करेंगे। तो ये बात समझ पा रहे हैं, 16 अमीनो एसिड को कोट किया जा रहा है यदि इनका कॉम्बिनेशन डबल कर दिया जाए, डबल नाइट्रोजनस बेस लिया जाए। फिर भी आप समझ पा रहे हैं हमारी बॉडी में 20 अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है। कितने अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है, 20 अमाइनो एसिड है। लेकिन बना कितना पा रहा है, 16 अमाइनो एसिड बन पा रहा है। तो अभी भी हमको 4 की रिक्वायरमेंट, 4 अमाइनो एसिड की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या इसको किस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाकर हम 20 अमाइनो एसिड को जो है वो कोट करवा सकते हैं। तो क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई, किस टाइप से हम नाइट्रोजिनस बेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, कोडोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पर अभी हमारी बॉडी के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बेसिक 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन इनका सिंथेसिस ये सिंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगलेट के फॉर्म में या डबलेट के फॉर्म में नहीं पॉसिबल है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, आगे बढ़े, चलिए आगे समझते हैं। यदि इन चारों को हम क्या कर दें, ट्रिपलेट फॉर्म में कर दें, बात समझ रहे हैं, यदि मैं इन चारों नाइट्रोजनस बेस का मैं क्या कर दूं, ट्रिपलेट फॉर्म में कर दूं, तो आप बात समझ रहे हैं हमारे पास कितने नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे, कितने कोडोन का बन जाएगा, 3 का एक कोडोन कितना बन जाएगा, 64 बन जाएंगे। तो इस टेबल में आप देख रहे हो 3 का एक पेयर आप देख पा रहे हैं, ये 3 का एक पेयर है। कैसा है बेटा, 3 का एक पेयर देख पा रहे हैं आप यहां पर देख रहे हैं 3 का एक पेयर है। कितना पेयर है, 3 का एक पेयर है, ये 3 का एक पेयर है। तो 3 का एक पेयर ऐसे कितने हैं बेटा, कितने हैं ऐसे कितने हैं, 64 है। तो ये टोटल 64 मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, 64 जो है वो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। मतलब अब क्या है, 64 कोडोन जो है वो 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। मतलब यहां हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज्यादा क्या हो जाए, कोडोन हो जाए। तो क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। तो ट्रिपलेट कोडोन कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये 64 जो है, इस 64 जो कोडोन है ये 20 अमाइनो एसिड को कोड करेगा। मतलब टोटल कितने बने कॉम्बिनेशन हमारे पास, 64 बने। इस टाइप से हमारे पास 60, मतलब हमने 3 का एक कोडोन बनाया तो 64 बने। ऐसे कितने को कोड कर रहे हैं बेटा, ये 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। इसलिए ये कंसीडर किया जा रहा है कि 3 लेटर कोड्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे, 3 को हम ट्रिपलेट बोलेंगे, तो सफिशिएंट टू कोड 20 अमाइनो एसिड। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, ये 3 नाइट्रोजिनस बेस का न्यूक्लियोटाइड का जो 3 का जो पेयर है ये 64 के पेयर में है और ये सफिशिएंट है 20 अमाइनो एसिड को क्या करने के लिए बेटा, कोड करने के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब इस टेबल में क्या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो सकता है, ये आपको याद रखना है। देखिए अभी मैंने बताया कि 64 जो है कोडोन है,
ये 64 क्या करेंगे, 20 अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। कितने अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, 20 अमाइनो एसिड को कोड करने वाले हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन 20 में 64 में से, इस 64 में से आपको इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है। ये तीन जो हैं कभी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो ये बात आपको याद रखना है। क्या बात याद रखना है कि 64 जो कोड हैं, जो 64 कोड हैं, उनमें से 3 जो हैं वो कोड नहीं करते हैं, डू नॉट कोड। 3 डू नॉट कोड, इसलिए हमारे पास कितने होंगे टोटल, 61 होंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा हूं, आउट ऑफ 64 कोडोन्स 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। मोस्ट आईएमपी बेटा यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वो कोडोन है जो 64 अमाइनो एसिड में से 3 जो कोडोन है वो अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। तो वो कौन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, जिन्हें स्टॉप कोडोन के नाम से कहा जाता है। तो UAA, UAG, UGA, ये 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका क्या है, ये आपको याद रखना है। देखिए UAA, ये आप देख रहे हैं UAA है, कितनी बार लिखा हुआ है UAA। तो आप क्या करें, आपको क्या करना है, जो पहला ए है उसके प्लेस पर आप G कर दे, तो ये बन जाएगा UGA। और जो सेकंड वाला ए है उसकी जगह पर आप क्या लिख दे, G लिख दे, तो UAG। तो इस टाइप से हमारे पास 3 वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, जिन्हें स्टॉप कोडन कहा जाता है। यहां से पर्टिकुलर ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और इनमें से एक होता है जिसको AUG कहा जाता है, वो स्टार्ट कोडन होता है। तो आई होप आपको ये बात पता चल गई होगी कि इन 64 में से ये तीन जो हैं वो क्या करते हैं बेटा, कोड नहीं करते। ये 3 जो हैं वो कोड नहीं करते हैं, इसलिए 61 टोटल बचे। कितने बचे, 61 टोटल बचे, जो 20 अमाइनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग कोडान है वो मिथियोनिन को क्या करता है बेटा, कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है, जो यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन के समय आपको याद रखना है। तो आई थिंक यहां तक की बात जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। देखिए बेटा, इन चारों नाइट्रोजन बेस जो हैं, इन चारों के बेस पर ही हमने 64 बनाया है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, ये AUG जो होता है वो मिथियोनिन के लिए कोड करता है, जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, और जबकि ये 3 जो होते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को स्टॉप करवाते हैं। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है आपके लिए इंफॉर्मेशन कि जब भी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग कहां से होगी, AUG से होगी, और स्टॉप कहां होगा, जब इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड अब समझ में आया हमें कि जेनेटिक कोड क्या होगा। तो जेनेटिक कोड जो है बेटा पर्टिकुलरली वो क्या है, वो सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड की, जिसको हम कोडोन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई। ये कोडोन क्या हुआ, ये जिसको जेनेटिक कोड कह रहे हैं वो क्या है बेटा, जेनेटिक कोड क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये आपको बात समझ में आई। सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम क्या कहेंगे, कोडोन कहेंगे। और इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन साइंटिस्ट है बेटा, जॉर्ज गेमो हैं। इनका नाम याद रखना है, ये मोस्ट आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है। बच्चे क्या करते हैं, सब साइंटिस्ट का नाम याद रखते हैं, लेकिन इन व्यक्ति को जो है वो पर्टिकुलरली याद नहीं रखते। तो हमको इनको भी याद रखना है, क्योंकि हमने लेक ऑपेरॉन मॉडल पढ़ा, तो वहां पर भी हमने किनके बारे में पढ़ा, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, वॉटसन क्रिक के बारे में भी पढ़ा। लेकिन जॉर्ज गेमो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है बेटा, हमको इनको भी याद रखना है, क्योंकि जो जेनेटिक कोड का जो टर्मिनेशन जो आया है, ये जो टर्म आया है वो कहां से आया, इन साइंटिस्ट की बदौलत पे आया है। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिक कोड का मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, जिसके बारे में ये बताया गया।
चलिए, तो जेनेटिक कोड, आइडिया ऑफ द थ्री जेनेटिक कोड, आइडिया ऑफ द जेनेटिक कोड किसने दिया था? तो ये भी आपको समझ में आ गया, जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसको रिप्रेजेंट किया। तो ही प्रपोज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड कोड फॉर वन अमाइनो एसिड। क्या बोला बेटा? ये तीन का ग्रुप होगा। जैसे मैं AUG लिख दूं तो ये तीन मिलकर क्या करेंगे? एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे। ये बात जेनेटिक कोड से हमको पता चली। जेनेटिक कोड क्या होगा बेटा? सीक्वेंस होगा 3 न्यूक्लियोटाइड बेस का, जिसको सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज गेमो ने दिया। और जॉर्ज गेमो ने क्या बताया कि ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस हैं, और ये 4 के बेस पर ही बने हुए हैं। ये आपको समझ में आ गया। ये 4 नाइट्रोजनस बेस का ही न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जिससे 20 टाइप के अमाइनो एसिड का कोडिंग होता है। तो आई होप ये बात जो जॉर्ज गेमो थे, इनकी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी कि 20 अमाइनो एसिड को 4 नाइट्रोजनस बेस के बनने वाले न्यूक्लियोटाइड से ही क्या किया गया है? डेराइव किया गया है। वो कौन है? एडिनिन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। और इन चारों से ही क्या बनाया गया है? कोड बनाया गया है। तो आई होप ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि जॉर्ज गेमो जो है उन्होंने क्या बताया। तो आप यहां देख पा रहे हैं एग्जांपल के लिए कि ट्रिपल यू यदि आ जाए तो ट्रिपल यू का मतलब होता है वो किस अमाइनो एसिड को कोड करेगा? फिनाइल एलानिन को कोड करेगा। ये मोस्ट आईएमपी है, आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि ट्रिपल यू जो है किसको कोड करेगा बेटा? फिनाइल एलानिन। मैंने AUG बताया, वो किसको कोड करेगा? मिथियोनिन को कोड करेगा। इसके अलावा 3 और बताए थे, वो 3 अमाइनो एसिड कोड नहीं करते, जिनको हम स्टॉप कोडन कहते हैं। तो आई होप ये आपको बात समझ में आएगी। तो जेनेटिक कोड जो है वो कैसे होते हैं बेटा? ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। और इस ट्रिपलेट फॉर्म को प्रूफ करने के लिए क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया बाय द 3 साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बाय द 3 साइंटिस्ट। आप देख पा रहे हैं कि इस जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस ट्रिपलेट कोड को प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बाय 3 साइंटिस्ट। और ये 3 साइंटिस्ट कौन है बेटा? इनका नाम आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना है। तो 3 साइंटिस्ट हैं, मार्शल नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और सावेरो ओकावो। ये आपको बात याद रखना है। ये 3 साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट जो है ट्रिपलेट कोडोन के बारे में बताते हैं। जो इन्होंने क्या किया? 1 बाय 1 एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि कोडोन जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेस का होता है और न्यूक्लियोटाइड का होता है, और ये किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करते हैं? कोड करते हैं। तो मार्शल नीरेनबर्ग आपको याद रखना है। इनका नाम वाइज जो है क्वेश्चन, इन्होंने क्या डेवलप किया, किस टाइप से सिंथेसिस की। हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो है हरगोविंद खुराना जी को बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने मतलब हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियली जो है RNA की सिंथेसिस की थी। ये इनका भी नाम हमको यहाँ पता होना चाहिए। और जो थर्ड साइंटिस्ट है सेवेरो ओकावा, जो है इनका भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इनका भी जेनेटिक कोड को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने में बहुत ज्यादा योगदान है। तो आई होप ये 3 साइंटिस्ट के नाम आपको पता हो गए होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आए होंगे। अब 1 बाय 1 हम इन एक्सपेरिमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मार्शल नीरेनबर्ग की। मार्शल नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड जो ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, इसको एक्सपेरिमेंटली रिप्रेजेंट किया। तो क्या बताया कि सपोज ये हमारे नीरेनबर्ग साहब हैं, और नीरेनबर्ग साहब ने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लिया। क्या लिया बेटा? एक टेस्ट ट्यूब लिया। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया, हमको उसको समझना है। तो इन्होंने क्या किया? यूरेसिल जो है न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल से बनने वाले न्यूक्लियोटाइड लिए, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड उन्होंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे यूरेसिल वाले न्यूक्लियोटाइड क्या कर दिया? ऐड किया। कहां पर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बहुत सारे यूरेसिल वाले न्यूक्लियोटाइड क्या कर दिए? ऐड कर दिए।
आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे यूरेसिल का मतलब, सपोज मैं एग्जांपल के लिए यहां पर लिख रहा हूं, सपोज यहां एग्जांपल के लिख रहा हूं 12 लिख रहा हूं, 12 यूरेसिल लिए, कितने लिए, 12 यूरेसिल लिए, या 9 भी ले सकते हैं जिससे 3 का कॉम्बिनेशन बन जाए, 3 का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो यहां पर 12 लिए, तो क्या हुआ कि इन्होंने ये न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल वाले ऐड कर दिए, कहां पर ऐड कर दिए इन्होंने, कहां पर ऐड किया, कहां पर ऐड किया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने क्या ऐड किया, इसके अलावा उन्होंने क्या ऐड किया, इसके अलावा इन्होंने राइबोसोम ऐड किया, क्या ऐड किया, राइबोसोम ऐड कर दिया। राइबोसोम बेटा प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम ऐड किया। फिर इन्होंने क्या किया, एंजाइम ऐड कर दिए, क्या कर दिए, एंजाइम ऐड कर दिया। इसके अलावा इन्होंने अमाइनो एसिड, फिनाइल एलानिन जो है, इनको ऐड किया। इस टाइप से पूरे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रोटीन को बनाने वाली रिक्वायरमेंट है उनको इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ समय के बाद ऑब्जर्वेशन देखा कि ये यूरेसिल जो कॉम्बिनेशन था एंजाइम की हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से, इन्होंने क्या देखा कि फिनाइल जो एलानिन है उसकी क्या मिली, चेन मिली। इसका मतलब यहां पर क्या था, यूरेसिल का जो कॉम्बिनेशन था, यूरेसिल का जो कॉम्बिनेशन था वो कुछ इस टाइप से मिला, कुछ इस टाइप से मिला। किस टाइप से बेटा, किस टाइप से मिला कि उनको पर्टिकुलर तीन यूरेसिल मिलकर क्या कर दिए, तीन यूरेसिल मिलकर क्या कर दिए, एक अमाइनो एसिड को कोड किया। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में थे बेटा, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में थे, ये कितने कॉम्बिनेशन में थे, ये ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में थे, 4 की कॉम्बिनेशन में थे। ये बात आप अच्छे समझ गए होंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये 3 हो गए, और मैं यहां और लिख दूं यू यू यू। ये देखिए स्पेस नहीं था बेटा, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो इस टाइप से 12 लिए थे, तो इन तीनों ने मिलकर एक एक अमीनो एसिड को कोड किया, फिनाइल एलेनिन। इसका मतलब यहां से दो बात पता चली कि 3 अमाइनो एसिड, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो एक फिनाइल एलेनिन को क्या करेंगे, कोड करेंगे। ऐसे 12 अमाइनो यूरेसिल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 4 अमाइनो एसिड की एक चेन बना रहे हैं जिसको पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन किसने बताया, किसने बताया, तो नीरेनबर्ग साहब ने बताया। तो यहां से एक बात याद रखना है कि नीरेनबर्ग साहब ने क्या बताया, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने क्या बताया, आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया, इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो क्या आपको नीरेनबर्ग साहब जो साइंटिस्ट थे, इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये समझ में आया। तो यहां से क्या क्या बातें याद रखना है, इन्होंने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने बताया कि जो ट्रिपल कोडोन होते हैं, ये 3 यूरेसिल वाले जो कोडोन हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, वो कौन है बेटा, फिनाइल एलेनिन है। ऐसे 4 मिलकर एक चेन बना दिए, इसको हमने क्या कहा, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहा। और ये एक्सपेरिमेंट कैसा किया गया, इन विट्रो किया गया। कैसा किया गया, इन विट्रो किया गया। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये याद रखना है। तो इन्होंने जो मार्शल नीरेनबर्ग हैं, इन्होंने क्या किया, अमाइनो एसिड की जो यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड था उनका एक क्या लिया, पोली यू एमआरएनए लिया। ये क्या है बेटा, पोली यू एमआरएनए है। तो आप देख पा रहे हैं, यू की एक चेन ले ली, पोली अमाइनो एसिड की एक चेन ले ली, और इससे क्या बनाया, फिनाइल फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन का क्या बन गया, एक पोलीन्यूक्लियोटाइड बन गया। तो इसका मतलब क्या है, नीरेनबर्ग ने क्या किया, सेल फ्री सिस्टम लिया। ये सेल फ्री सिस्टम का मतलब क्या हो बेटा, सेल फ्री सिस्टम का मतलब ये है कि सेल फ्री मतलब यहां कोई सेल नहीं थी, मतलब हम सेल फ्री का मतलब किसकी बात समझ रहे हैं, इन विट्रो की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन विट्रो रिक्वायर्ड एंजाइम सिस्टम टू प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन, टू फ्रॉम द अमाइनो एसिड आउटसाइड द सेल। कहां पर बनाया बेटा, आउटसाइड द सेल बताया। इसका मतलब इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कैसा था, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट था। कैसा था बेटा, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट था। और इन विट्रो एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, इसके बारे में बताया।
किन्होंने बताया? मार्शल नीरेनबर्ग बताया। तो क्या आप देख पा रहे हैं इनका जो एक्सपेरिमेंट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने ट्रिपलेट कोडोन के बारे में प्रूफ करने की जो है वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से बताया। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर, आप देख पा रहे हैं यहां पर कौन है? ये नीरेनबर्ग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? सिंथेसाइज किया। किसको सिंथेसाइज किया? एमआरएनए को सिंथेसाइज किया। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड इन विट्रो प्रोटीन, हु डिस्कवर्ड इन विट्रो प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। सो ओनली फॉर, और उन्होंने क्या अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया? तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज क्या किया बेटा? यूरेसिल का यूज किया। यूरेसिल मतलब पोली यू का यूज किया। आप ये देख पा रहे हैं बहुत सारे यूरेसिल यूज किया उन्होंने। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या फाउंड किया कि पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की बात करें या हम प्रोटीन की बात करें, उनके अंदर पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मिला, फिनाइल एलानिन मिला। तो ये बात उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गई। और उनका एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि ओनली ट्रिपलेट पोलीयू एमआरएनए, जिसका नाम है यूयूयू, ये फर्स्ट कोडोन डेवलप किया गया नीरेनबर्ग के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, हु फर्स्ट डेवलप ट्रिपलेट कोडोन यू। तो ये आपको याद रखना है वो कौन है? नीरेनबर्ग साहब है। और उन्होंने कौन सा अमीनो एसिड को कोड करता है ये बताया, वो फिनाइल एलानिन है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नीरेनबर्ग साइंटिस्ट ने जो है वो ट्रिपलेट कोडोन जो यू है वो फिनाइल एलानिन को कोड करता है। ये बात आपको समझ में आया होगी। और ये पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस को बताता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा हरगोविंद खुराना साहब की। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये है डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब। और ये खुराना साहब ने क्या क्या डेवलप किया? डेवलप किया बेटा जेनेटिक कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियली हम बोल सकते हैं केमिकली सिंथेसाइज किया। किसको? आरएनए मॉलिक्यूल को। किसको? आरएनए मॉलिक्यूल को, जो कि कैसा था बेटा? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट था। आर्टिफिशियली डेवलप किया। किसको? केमिकली सिंथेसाइज किया। किसको? आरएनए को। तो यहां से आपको बात ध्यान रखना है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज किसने किया? तो मार्शल नीरेनबर्ग ने किया। लेकिन आरएनए की डिस्कवरी, आरएनए का सिंथेसिस आर्टिफिशियली बेटा ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिफिशियली सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं जीन। आर्टिफिशियली जीन की डिस्कवरी किसने की थी? किसने सिंथेसाइज किया? तो हरगोविंद खुराना साहब ने किया। ये बात आपको याद रखना है। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट को हमको थोड़ा समझना है। तो आपको समझ में आया होगा कि हरगोविंद खुराना एक्सटेंडेड नीरेनबर्ग एक्सपेरिमेंट, जो नीरेनबर्ग साइंटिस्ट थे उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं बेटा? वो एक्सटेंड कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियली कर रहे हैं। उन्होंने इन विट्रो किया था, यहां पर आर्टिफिशियली सिंथेसिस की जा रही किसकी? आरएनए की। और आर्टिफिशियल जीन भी बोल सकते हैं। तो ये मोस्ट आईएमपी है। आपको यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिफिशियली जीन का डिस्कवर किसने किया, या आर्टिफिशियली एमआरएनए या जीन का सिंथेसिस किसने किया। तो आपको हरगोविंद खुराना साहब की बातें याद रखना है। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया बेटा इसको समझते हैं। चलिए, तो हरगोविंद खुराना साहब थे, इन्होंने क्या किया? होमोपोलीमर बनाया और हेट्रोपोलीमर बनाया। होमोपोलीमर नाम से समझ में आ रहा है कि आपने होमोपोलीमर का मतलब क्या हो? जिसमें एक ही टाइप का क्या हो? न्यूक्लियोटाइड हो। तो आप यहां देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं होमोपोलीमर का मतलब क्या है? यहां पर एक पूरी पोली यू की चेन है, पोली यू की चेन है। यहां पर पूरे की पूरे कैसे हैं बेटा? यूरेसिल है, यूरेसिल है, यूरेसिल है, यूरेसिल है, ऐसी पूरी लंबी चेन चली। और ये पूरे यूरेसिल की जो चेन है इनमें से जो तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये पर्टिकुलर तीन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, जिनको हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। और ये क्या करता है? फिनाइल एलानिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? फिनाइल एलानिन को कोड करता है। ये किसने बताया? ये हरगोविंद खुराना साहब ने बताया कि जब मैंने होमोपोलीमर लिया तो मुझे हमेशा किस अमीनो एसिड की चेन मिली? फिनाइल एलानिन की अमीनो एसिड की चेन मिली। लेकिन एक तरफ उन्होंने क्या लिया? हेट्रोपोलीमर लिया। अब उन्होंने यूरेसिल न लेते हुए
एक क्या ले लिया, साइटोसिन ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में साइटोसिन यूरेसिल, तो ये क्या बन गया बेटा, ये हेट्रो बन गया। मतलब हम यहां पर यूरेसिल नहीं है, यहां पर साइटोसिन और यूरेसिल है, यहां पर टोटल यूरेसिल थी, तो यहां पर साइटोसिन और यूरेसिल है, इसलिए इसको क्या बोला, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया क्या बेटा, इसको हेट्रोपॉलीमर कहा गया। और अब हेट्रोपॉलीमर में आप देख पा रहे हैं, हेट्रोपॉलीमर में आप देख पा रहे हैं दो तरह के कोडोन मिल रहे हैं, CUC मिल रहा है, CUC मिल रहा है, और दूसरा यू, अब यह देख पा रहे हैं CUC मिल रहा है। चलिए इसको मैं और अच्छे से बताने की कोशिश करूं तो इसको इस टाइप से देखते हैं। ये CUC को बताने की कोशिश कर रहा है, किसको बता रहा है, CUC को बता रहा है, जबकि यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर, तो यहां पर UCU के बारे में पता चल रहा है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर भी UCU दिख रहा है और यहां पर भी आपको CUC दिख रहा है। मतलब इस टाइप से यहां पर हेट्रोपॉलीमर होने जाने के कारण दो तरह के अलग अलग कोडोन बन गए। पहला कोडोन कौन सा बन गया, पहला कोडोन कौन सा बन गया, CUC बन गया, और दूसरा क्या बन गया, UCU बन गया। तो यहां से मोस्ट टाइम पे CUC कोड पड़ता है, ल्यूसिन को कोड करता है। ल्यूसिन एक टाइप का अमीनो एसिड है, और UCU जो होता है सेराइन नाम के अमीनो एसिड को क्या करता है बेटा, कोड करता है। ये आपको समझ में आया। तो यदि होमोपोलीमर हुआ, यदि होमोपोलीमर हुआ तो एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा और उसकी चेन बनेगी। यदि होमोपोलीमर हुआ तो एक ही टाइप का अमाइनो एसिड बनेगा, एक ही टाइप का पूरी चेन बनेगी। लेकिन हेट्रो टाइप का हुआ, हेट्रोपोलीमर हुआ, तो देखो एक नाइट्रोजनस बेस का चेंज होने के कारण क्या हुआ, एक नाइट्रोजनस बेस चेंज होने के कारण दो कोडोन बन गए, और दो कोडोन बनने के कारण जो चेन बनेगी उसमें दो अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड रहेंगे। तो ऐसे प्रोटीन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ल्यूसीन, और क्या देखने को मिलेगा, सेरिन देखने को मिलेगा। तो क्या आपको हरगोविंद खुराना साहब की बात समझ में आई कि इन्होंने आर्टिफिशियली जो है वो क्या यूज किया, आर्टिफिशियली mRNA का, आर्टिफिशियली जीन का या RNA की बात करें उनका आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जो खुराना साहब थे इन्होंने क्या किया, पोली यू mRNA का सिंथेसिस किया, जो क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है, कोड करता है। और ये अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ ल्यूसिन और सेरिन अमाइनो एसिड के कारण बनता है। तो ये आपको कैसे पता चला, जब उन्होंने हेट्रोपॉलीमर लिया। तो आप बात समझ गए होंगे कि यहां पर तीन का एक ग्रुप UCU, यहां पर CUC और UCU, ये आप समझ में आ गया होगा कि तीन नाइट्रोजनस बेस, जो अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन है, ये इस टाइप से क्या करता है बेटा, ये अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो यहां आपको समझ में आया। तो ये क्या कोड कर रहा है, ये क्या कोड कर रहा है, यहां आपको समझ में आया होगा कि ये जो है वो क्या कोड कर रहा है, ये सेरिन को कोड कर रहा है, ये ल्यूसिन को कोड कर रहा है, ये सेरिन को कोड कर रहा है। तो इस टाइप से सेरिन ल्यूसिन की क्या बनेगी, पॉलीपेप्टाइड मिलेगी, सीक्वेंस मिलेगी, और इस टाइप के सेरिन और ल्यूसिन का प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इनका कहने का मतलब ये था कि देयर वर टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपलेट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे बेटा, दो। वो कौन से थे बेस पर, CUC था, ये किस बेस पर बताया, और ये CUC था, ये किस बेस पर बताया, ये एक नाइट्रोजनस बेस का अल्टरनेट हो जाने पर हेट्रोपॉलीमर के कारण हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि, और उन्होंने क्या बताया कि वन ऑफ दिस कुड कोड फॉर ल्यूसिन एंड अदर कोड फॉर सेरिन। तो इसमें से एक जो है CUC जो है वो सेरिन को कोड करता है, और CUC जो होता है वो बेटा किसको कोड करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। समझ में आया। जेनेटिक कोड मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसी से हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन फंक्शनल बन रहे हैं या नॉन फंक्शनल हैं, ये जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है पर्टिकुलर इसी कोडोन के बेस पर होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो जेनेटिक कोड के बारे में बताने वाले हमारे नीरेनबर्ग साहब और हरगोविंद खुराना साहब तो थे। इनको क्या हुआ, इनको नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1930 के अंदर। और इन्होंने क्या बताया कि जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनको कोड करने वाले 64 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कोडन होते हैं, और ये कोड क्या करते हैं, 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई।
क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या इनका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो समझ में आया? तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने क्या सिंथेसाइज किया, क्या एक्सपेरिमेंट दिया, तो इन्होंने क्या किया? इन विट्रो सिंथेसिस इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्रोटीन के बारे में बताया। और इन्होंने क्या बताया? आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और आरएनए मतलब जीन के बारे में बताया। एक पर्टिकुलर सेगमेंट भी आरएनए हो सकता है जिसको हम जीन कह सकते हैं, उसके बारे में बताया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं सिवेरो ओकोवा की। ये सिवेरो ओकोवा जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनकी बात आपको याद रखना है। इन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस है एमआरएनए के अंदर, उसमें एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो देखिए बेटा, ये आपको पता है कि डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। आपको ये बात पता है। तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, तो उसी न्यूक्लियोटाइड का क्या बनेगा? एमआरएनए के अंदर वो ट्रांसक्रिप्शन होकर कोडोन के फॉर्म में आएगा। क्या होगा? कोडोन के फॉर्म में आएगा। तो इनका मतलब ये है कि किसी एंजाइम की हेल्प से, वो एंजाइम कौन सा है बेटा? मोस्ट आईएमपी पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इस एंजाइम को नहीं भूलना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज जो है, इस एंजाइम को याद रखना है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम से समझ में आ रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। मतलब वो क्या करेगा? ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या बना रहा है? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये कौन कर रहा है बेटा? ये कौन कर रहा है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। तो इन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि जो एमआरएनए के अंदर, जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से हम क्या कर सकते हैं? एंजाइम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़कर एक नई चेन बना सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? इस एंजाइम को क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज कहेंगे। तो क्या आपको सेवेरो ओकावा जो साइंटिस्ट हैं, इनका कंसेप्ट समझ में आया? तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज जो एंजाइम होता है, ये क्या करता है? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करता है। फास्फोडाइस्टर एंजाइम की हेल्प से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और विच पॉलीमराइज राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है वो कौन है बेटा? ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है। मतलब आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको जोड़ता चले जाएगा। तो ये आरएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या कर देगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू एक राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन बन जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्रॉम आरएनए विदाउट डीएनए टेम्पलेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सेवेरो ओकोवा की क्या बात याद रखना है कि इन्होंने क्या बताया? आरएनए की सिंथेसिस की विदाउट टेम्पलेट, आरएनए सिंथेसिस बाय विदाउट टेम्पलेट, आरएनए सिंथेसाइज विदाउट टेम्पलेट। तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? इन्होंने आरएनए सिंथेसिस के बारे में बताया विदाउट टेम्पलेट। और ये बात किसकी हेल्प से हुई बेटा? ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसमें टेम्पलेट के बिना हम क्या कर सकते हैं? राइबोन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आपको सेवेरो ओकोवा नाम के साइंटिस्ट का जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था, वो कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो पाया होगा। ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर हो पाया होगा
कि ये सेवेरो ओकावा जो थे, इन्होंने आर्टिफिशियली हम एक तरह से बोल सकते हैं एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया बेटा, एंजाइम की हेल्प से उन्होंने राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन को सिंथेसाइज करने का जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव किया। तो आई थिंक आपको आप तीनों साइंटिस्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए, मार्शल नीरेनबर्ग साहब ने इन विट्रो किसका सिंथेसिस किया? प्रोटीन का। आर्टिफिशियली जीन का या आर्टिफिशियली एमआरएनए का सिंथेसिस किसने किया? वो हरगोबिंद खुराना साहब थे और सेवेरो ओकावा थे। इन्होंने क्या किया बेटा? एंजाइम की हेल्प से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट के बिना ही क्या कर दिया? आरएनए सिंथेसिस किया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। देखिए बेटा, आपको मैंने बताया था कि 64 अमाइनो एसिड हैं। ये 64 अमाइनो एसिड नहीं, 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडोन कितने होते हैं? 64 होते हैं। ये 64 कैसे आया कि 4 अमाइनो एसिड का एक ट्रिपलेट कोडोन बनेगा, तो 4 इंटू 4 में कर दूं तो मेरे पास 64 आ जाएंगे टोटल कोडोन। तो ये आप देख पा रहे हैं इस टेबल में 64 है, और 64 में से जो 3 है, ये 3 जो आप देख पा रहे हैं, ये 3 जो है UAA, UAG और UGA, ये 3 जो है ये क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टॉप कोडोन कहलाते हैं। और ये कोड नहीं करते तो बचे कितने? 64 में से 3 माइनस कर दो 61। ये 61 20 अमाइनो एसिड को क्या करेंगे? कोड करेंगे। कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि ये 64 अमाइनो जो 20 अमाइनो एसिड है, जो 20 अमाइनो एसिड है, उनको कोड करने वाले जितने भी कोडोन हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब 3 कोडोन मिलकर एक नाइट्रोजिनस बेस वाले अमाइनो एसिड को क्या कर सकते हैं? कोड कर सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हमारे पास केवल 20 अमाइनो एसिड जो इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है बेटा कि हमेशा जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रिपलेट कोड के मतलब होते हैं। ट्रिपलेट कोड का मतलब ये होता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, 3 ही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, और ये ट्रिपलेट कोडोन ही क्या करते हैं बेटा? 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपको याद होना चाहिए, AUG मैंने बताया था। AUG किसको कोड करता है? मिथियोनिन को कोड करता है। तो AUG आप देख पा रहे हैं, ये AUG है जो मिथियोनिन को कोड कर पा रहा है। ऐसे कैसे मैंने बताया था, UU जो होता है वो पर्टिकुलरली फिनाइल एलानिन को जो है कोड करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं हर पर्टिकुलर कोड से क्या हो रहा है? किसी एक अमाइनो एसिड का कोडिंग हो रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात जो है आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आप देख पा रहे हैं यूरेसिल का जो ट्रिपल U जो है फिनाइल एलानिन को कोड कर रहा है, वैसे UUA जो है ल्यूसिन को कोड कर पा रहा है। तो इस टाइप से हमारे पास 20 अमाइनो एसिड को कोड करने वाले 61 टाइप के हमारे पास क्या है? कोडोन है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप इसको किस टाइप से याद रख सकते हैं कि इट इज अ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे मोबाइल का एक पर्टिकुलर कोड होता है या ATM का कोई पर्टिकुलर कोड नंबर होता है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस का होता है, जैसे हो सकता है कि वो 3 डिजिट का हो। कैसे हो सकता है बेटा? 3 डिजिट का हो। कितना डिजिट का हो? 3 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट का हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे OTP पर्टिकुलर डिजिट का होता है, तो वैसे एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला जो कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बनता है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है इनमें से। ये आपको समझ में आ गया। तो AUG, UUU ये तीनों ही है बेटा, ये 3 का ही एक सीक्वेंस है जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। तो ये पहला जो साइलेंट फीचर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट बेटा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसके बेस पर हम पूरी सेल बायोलॉजी को समझ सकते हैं, जिसके बेस पर हम पूरी जेनेटिक को समझ सकते हैं। और इसके बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे लिए फ्यूचर में
हमारे लिए फ्यूचर में जो इससे ज्यादा हम कंसेप्ट को क्लियर करके चले तो ये पूरा जो मॉलिक्यूलर का कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फ्यूचर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी जो है बेटा एक नया सब्जेक्ट जो है वो मार्केट में उभर कर आ रहा है, जिसकी हेल्प से फ्यूचर में हम कोड को इंफॉर्मेटिव डेटाबेस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से आने वाले फ्यूचर में हम प्रोटीन का एंजाइम का सिंथेसिस करवा सकते हैं, जब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जब रहेगी हमारे पास स्टोर तब। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी साइलेंट फीचर की बात करें तो बेटा जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ बेटा, यूनिवर्सल का मतलब ये होता कि एक बैक्टीरिया की बात करो या आप किसी प्लांट की बात करो या आप किसी एनिमल की बात करो, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड का जो जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है वो किसी पर्टिकुलर 3 नाइट्रोजिनस बेस का एक जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है वो किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा। तो दैट इज या यूनिवर्सल, सबके लिए एक समान। इसको हम क्या समझते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ओके का मतलब ओके ही होता है। इसका मतलब क्या है, चाहे आप इंडिया में रहो या इंडिया के हर स्टेट में रहो, या आप ओके बोलोगे तो इसका मीनिंग एक ही होगा, ओके। ये बात आपको समझ में आई। या आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में चले जाए तो ओके कहेंगे तो इसका मतलब ओके ही समझा जाएगा। तो वैसे के वैसे आप समझ पा रहे हैं, यूनिवर्सल का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर 3 नाइट्रोजनस बेस का एक कोडोन है तो किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल हुआ। तो जेनेटिक कोड हमेशा कैसे होते हैं बेटा, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब सेम कोडोन स्पेसिफाइज द सेम अमाइनो एसिड। एक कोड जो होता है, एक सेम कोडोन जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो चाहे बैक्टीरिया हो या ह्यूमन हो। बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का जो पर्टिकुलर एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला एक सिंगल क्या होता है, कोडोन होता है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि एक बैक्टीरिया के अंदर भी एक अमीनो एसिड जो है वो एक पर्टिकुलर कोड कर रहा है, वही हमारे अंदर भी कर रहा है, वही प्लांट के अंदर भी कर रहा है। तो इसका मतलब हम में कोई ना कोई एक रिलेशन है। वो किसको बता रहा है, इवोल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ओरिजिन हुआ है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। इसका मतलब सबके अंदर एक ही पर्टिकुलर कोडोन मिल रहा है जिससे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड बन रहा है, जिसका ओरिजिन कैसे हुआ बेटा, कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। तो ये हमको ये बताता है क्या बेटा, ये जेनेटिक कोड बताता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हाईली कंजर्व क्या होता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई। तो चेंजिंग द कोड वुड लीड टू हार्मफुल। बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि नाइट्रोजिनस बेस में डीएनए में यदि एक भी नाइट्रोजिनस बेस का इधर से उधर हो जाए, चेंजेस हो जाए, तो एमआरएनए की सीक्वेंस में कोडोन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विच मे कॉज म्यूटेशन। तो ये बात आपको समझ में आई। तो रिमेन इन द सेम इन द ऑल स्पीसीज, इसलिए ये हमेशा कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए एयूजी क्या करता है बेटा, मिथियोनिन को कोड करता है। वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो या चाहे एनिमल हो, सबके अंदर, या चाहे किसी ह्यूमन की बात करें तो सबके अंदर, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके अंदर यदि मिथियोनिन को कॉल करना है, मिथियोनिन को कॉल करना है तो मिथियोनिन को कोड करने वाला, मिथियोनिन को कोड करने वाला एक ही अमाइनो एसिड होगा, AUG। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप चाहे कहीं पर भी रहें, वहां पर हमेशा ओके का यूज होता है। तो वैसे आप कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वहां पर AUG होगा, जो क्या करेगा, वो क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, AUG क्या करेगा, मिथियोनिन को कोड करेगा। तो क्या आपको ये साइलेंट फीचर जो है, ये जेनेटिक कोड का जो फीचर है, आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े चले। अब तीसरी बात करते हैं, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा। जेनेटिक कोड हमेशा राइबोसोम, जैसे ही राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो कभी भी राइबोसोम जो होता है बेटा वो रुक रुक कर कभी भी नाइट्रोजनस बेस को कोड नहीं करता। ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमेशा नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये कैसे है, कंटिन्यूअस है बेटा। कैसे है, कंटिन्यूअस है। ये 3 नाइट्रोजनस बेस का ही कोडोन है लेकिन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये इस टाइप से नहीं हो सकते। ये एकदम कैसा है बेटा, ये सही है, ये सही सीक्वेंस है, लेकिन आप इसको इस टाइप से नहीं कर सकते कि आपने AUG लिखा, फिर कोमा लगाया,
फिर यू 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 लिखा, फिर कॉमा लगाया, जी सी यू लिखा, ये कॉमा लगाया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। मतलब राइबोसोम कभी भी इस मैनर में रीडिंग नहीं करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया कि हमेशा एमआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस होती है वो कंटिन्यूअस होती है। कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड की ही होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड की ही होती है। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्या समझ में आया कि जेनेटिक कोड जो है वो कॉमा लेस होते हैं। कॉमा लेस का मतलब क्या होता है बेटा? नो कोमास, इसका मतलब यह है कि नो गैप, इसका मतलब गैप नहीं होता, इसका मतलब नो पंक्चुएशन। नो पंक्चुएशन का मतलब होता है बेटा इनके बीच में कभी भी गैप नहीं होती। तो ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है। ये आईएमपी है कि ये एक अच्छा फीचर है कि कभी भी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होती है एमआरएनए के अंदर वो कंटिन्यूअस होती है, कभी भी गैप नहीं होता। तो अभी हमने क्या देखा बेटा कि जेनेटिक कोड जो होते हैं ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। पहला फीचर देखा हमने, ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। दूसरा यूनिवर्सल होते हैं, और तीसरा कॉमा लेस होते हैं, कभी भी कॉमा नहीं होता है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कॉमा नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फीचर है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? हमेशा 3 ही नाइट्रोजिनस बेस वाले न्यूक्लियोटाइड से ट्रिपल कोडोन बनता है। आप देख पा रहे हैं यहां पर देख पा रहे हैं। सपोज मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे यहां पर मैं इसी को लिख के बता रहा हूं, ए यू जी यू 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 जी सी यू। ये आपको समझ में आया होगा। तो अभी देखिए यहां पर आपको पता है कि 3 नाइट्रोजिनस बेस का एक कोडोन है। ये आप समझ पा रहे हैं। अब अगला जो है वो इस टाइप से नहीं हो पाएगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, ये ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ये 3 नाइट्रोजिनस बेस का जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि जेनेटिक कोड जो होते हैं नॉन ओवरलैप होते हैं, मतलब कोडोन्स डू नॉट ओवरलैप ओवर ईच अदर, दे आर डिस्क्रीट। ये इसका मतलब वो अलग अलग होते हैं, इसका मतलब वो हमेशा ट्रिपल फॉर्म में ही होते हैं, वो हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में ही होते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं बेटा? ट्रिपलेट फॉर्म में ही होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। कैसे रहते हैं बेटा? ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहते हैं। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म होते हैं, ओवरलैप नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या? नो ओवरलैप, नो ओवरलैप, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच कोडोन जो 3 न्यूक्लियोटाइड से बनता है रेडी ओनली वंस, नॉट शेयर विथ नेक्स्ट कोडोन। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का सपोज यूरेसिल आप जी ले लो, दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं होगा, ये शेयर भी नहीं करते। तो क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? ये जेनेटिक कोड के जो फीचर हैं हमने देखे हैं। तो क्या क्या देखा बेटा? पहला देखा ट्रिपलेट होते हैं, दूसरा यूनिवर्सल होता है, तीसरा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और ये कैसे नहीं होना चाहिए? ये कॉमा लेस होना चाहिए, कॉमा वाले नहीं होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी कई सारे हमारे फीचर्स हैं। अलावा भी हम जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे, लेकिन आज तक के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया होगा, इसको रीड करना है, बार बार देखना है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।